हे गाइस वेलकम टू एनिमे एक्सप्लेनेशन हिंदी। और आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूंगा तेंसुरा के एपिसोड 4 को। एंड एज यूजुअल प्रीवियस वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो चलिए बिना किसी देरी के चलते हैं एपिसोड की तरफ। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं रीमुरु कुछ गॉब्लिन एंड डैरोल्स के साथ आर्टिशियन को ढूंढने जा रहे हैं जो गॉब्लिन्स के लिए कपड़े और घर बना सकते हैं। और वो लोग ड्वार्गन जा रहे थे जहाँ पे ड्वार्फ्स रहते हैं। रीमुरु के साथ रीगुर एंड दो अलग गॉब्लिन्स थे और उनके साथ गौप्ता भी था जो पहले ड्वार्गन जा चुका है। डार्वुल्स जो टेम्पेस्ट वुल्फ में इवॉल्व हुए थे वो अभी हवा जैसे तेज भाग सकते थे। इसके बाद वो सभी एक नदी के किनारे रेस्ट लेते हैं जहाँ पे रीमुरु रीगुर से पूछता है कि उसके बड़े भाई को उसका नाम किसने दिया था। रीगुर कहता है कि उसके बड़े भाई को नाम एक गिलमुड नाम के डीमन ने दिया था जो कि वहाँ से गुजर रहा था। और वो कहता है कि गिलमुड डीमन लॉर्ड के आर्मी का एक ऑफिसर है। रीमुरु सोचता है कि यहाँ पे डीमन लॉर्ड भी है और उसे याद आता है कि वेल्डोरा ने एक हीरो के बारे में भी कहा था। वो सोचता है कि वो उनसे कभी ना मिले क्योंकि ये सब उसके लिए सिर्फ मुसीबत लेके आएगी। इसके बाद रीमुरु रांगा से पूछता है कि उसने उसके फादर को मारा है तो रांगा को कभी भी क्या रीमुरु के ऊपर रिवेंज लेने की बात दिमाग में नहीं आती। रांगा कहता है कि वो इसके बारे में सोचता है पर रीमुरु से लड़ाई में हारने के बाद रीमुरु ने उन लोगों को सिर्फ जिंदा ही नहीं छोड़ा बल्कि उन लोगों को नया नाम भी दिया। इसीलिए वो लोग रीमुरु के आभारी है और रीमुरु के ऊपर उन लोगों का कोई गुस्सा भी नहीं है और उन लोगों की लॉयल्टी सिर्फ रीमुरु के लिए ही रहेगी। इसके बाद रीमुरु उन सबसे पूछता है कि ड्वार्गन कैसी जगह है जहाँ पे गौप्ता कहता है कि ड्वार्गन बहुत ही सुंदर शहर है और वहाँ पे ड्वार्फ्स के अलावा एल्व्स ह्यूमंस एंड और भी अलग रेसेस रहते हैं। रीमुरु एल्व्स के बारे में सुन के बहुत ही एक्साइटेड एंड खुश होता है। गौप्ता कहता है कि ड्वार्फ्स के किंग का नाम है गाजेल ड्वार्गो जो हीरो किंग के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद रीमुरु पूछता है कि क्या उसके जैसे मॉन्स्टर को ड्वार्गन में घुसने देंगे जहाँ पे रीगुर कहता है कि ड्वार्गन एक न्यूट्रल फ्री ट्रेड सिटी है और वहाँ पे लड़ाई करना किंग के द्वारा मना है। इसलिए ही ड्वार्गन के किंग को सभी बहुत ही ज्यादा रिस्पेक्ट करते हैं एंड इसी वजह से ड्वार्गन की मिलिट्री पावर बहुत ही ज्यादा है। रीगुर कहता है कि ड्वार्वन आर्मी हजारों सालों से अनडिफीटेड है। तभी रीमुरु सोचता है कि कोई ड्वार्वन किंग से दुश्मनी लेने की गलती तो कभी नहीं करेगा। इसके बाद वो लोग फाइनली आर्म्ड नेशन ऑफ ड्वार्कोन पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे रीमुरु अभी भी एल्फ्स के बारे में सोच रहा था। इसके बाद रीमुरु सिर्फ गौप्ता के साथ ही अंदर जा रहा था जहाँ पे वो कहता है कि अगर वो लोग एक साथ एक बड़े ग्रुप में अंदर जाए तो वो लोग बहुत सारा अटेंशन ड्रॉ करेंगे और इसकी वजह से प्रॉब्लम भी हो सकती है। इसके बाद रीमुरु एंड गौप्ता एक लंबे लाइन के पीछे जाके खड़े होते हैं जहाँ पे सभी की चेकिंग चल रही थी। गौप्ता कहता है कि अंदर जाने के बाद वो लोग फ्रीली घूम सकते हैं एंड रीमुरु तभी भी सुंदर एल्फ्स के बारे में सोच रहा था। तभी वहाँ पे दो गुंडे लोग आते हैं जो रीमुरु एंड गौप्ता को देख के वीक मॉन्स्टर्स कहते हैं। तभी उनमें से एक रीमुरु को बात करते देख बोलता है कि बोलने वाला स्लाइम बहुत ही रेयर होता है और वो लोग उसको अच्छे दाम पे बेच सकते हैं। गौप्ता रीमुरु से कहता है कि जब लास्ट टाइम वो यहाँ पे आया था तो उसकी ऐसे ही धुलाई हुई थी एंड वीक मॉन्स्टर्स के साथ ये लोग ऐसे ही करते हैं। इसके बाद रीमुरु गौप्ता को उसके आंख और कान ढकने के लिए कहता है और वो कहता है कि कुछ भी हो जाए पर उसको रीमुरु की तरफ नहीं देखना है। इसके बाद रीमुरु उन गुंडों से कहता है कि रीमुरु अच्छा है तो अगर वो लोग अभी वहां से चले गए तो रीमुरु उन लोगों को छोड़ देगा। ये सुन के वो गुंडे और भी गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं उसके जैसा वीक मॉन्स्टर उन लोगों से ऐसे बातें नहीं कर सकता। फिर रीमुरु अपने मिमिक का यूज करके टेम्पेस्ट वुल्फ में ट्रांसफॉर्म होता है और वो उन लोगों को डराने की कोशिश करता है। ये देख के वो गुंडे लोग थोड़ा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि उसने सिर्फ अपने अपीयरेंस को बदला है एंड ऐसे वो उन लोगों को डरा नहीं सकता। तभी वो गुंडे लोग अपने कुछ और साथियों के साथ रीमुरु के ऊपर मैजिक एंड वेपन से हमला करते हैं पर इससे रीमुरु को एक स्क्रैच भी नहीं आता। फिर रीमुरु अपने मीने स्किल का यूज करता है और बहुत ही पावरफुल शॉकवेव छोड़ता है। उस शॉकवेव की वजह से वो गुंडे लोग हवा में उड़ के थोड़े दूर जाके गिरते हैं एंड जो नॉर्मल लोग लाइन पे खड़े थे वो भी इस शॉकवेव के रेंज पे चले आते हैं। और फिर तभी ग्रेट सेज रीमुरु को डैमेज रिपोर्ट देती है। वो बताती है कि 16 लोग भाग चुके हैं, 68 लोग कंफ्यूज्ड हो चुके हैं और 92 लोग बेहोश हो चुके हैं। इसके बाद सिटी के गार्ड्स वहाँ पे भाग के आते हैं और वो एक स्लाइम को देख के थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन पे हमें दिखाया जाता है कि उन सिटी गार्ड्स ने गौप्ता एंड रीमुरु को जेल में डाल दिया है। फिर हमें कैप्टन ऑफ सिक्योरिटी को दिखाया जाता है और उसका नाम काइडो होता है। काइडो रिपोर्ट लिख रहा होता है और वो रीमुरु से कहता है कि वो लोग एक स्लाइम एंड गॉब्लिन थे जिसकी वजह से वो गुंडे लोगों ने उनको इजी टारगेट समझा होगा। रीमुरु कहता है कि वो उन लोगों को बस वहां से डरा के भगाना चाह रहा था। फिर वो काइडो से इस सब के लिए माफी मांगता है। काइडो कहता है कि रीमुरु ने जो कहा वो विटनेस रिपोर्ट से मैच करता है तो वो इस बार के लिए उन दोनों को जाने देगा। तभी अचानक वहां पे एक गार्ड मुसीबत चिल्लाते हुए आता है।
वो गार्ड कहता है कि माइन के अंदर एक आर्मोसॉरस है, पर ग्राम और उसके भाई जो माइन के अंदर मैजिक और इकट्ठा कर रहे थे वो लोग बुरी तरह से घायल हो चुके हैं और उन लोगों के पास अभी इनफ हीलिंग पोशंस भी नहीं है। काइडो कहता है कि वो लोग उसके भाई जैसे हैं और अभी उन लोगों को कुछ भी करके पोशंस इकट्ठा करने पड़ेंगे। एंड तभी रिमुरु पीछे से काइडो को बुलाता है। वो काइडो को अपना बैरल खोल के दिखाता है जहाँ पे उसके बनाए हुए हीलिंग पोशंस थे। वो कहता है कि यहाँ पे पाए जाने हीलिंग पोशंस में से ये बेस्ट है और इसको ड्रिंक भी किया जा सकता है और डायरेक्ट अप्लाई भी किया जा सकता है। तभी वो गार्ड कहता है कि क्या काइडो एक मॉन्स्टर की बातों के ऊपर भरोसा कर रहा है, जहाँ पे काइडो कहता है कि उन लोगों के पास अभी टाइम नहीं है। फिर काइडो उस गार्ड के साथ उस बैरल को लेके चला जाता है और रिमुरु को वो जेल के अंदर रहने के लिए कहता है। इसके बाद रिमुरु सोचता है कि काइडो बहुत ही अच्छा इंसान है क्योंकि वो अपने दोस्तों के लिए बहुत ही चिंतित था। फिर हम देखते हैं कि गौप्ता बहुत ही गहरी नींद में सो रहा था, जहाँ पे रिमुरु ने उसको अपने थ्रेड स्किल के मदद से उल्टा लटका दिया था। तभी काइडो वहाँ पे कुछ और लोगों के साथ आता है और वो सभी लोग रिमुरु को उन लोगों की जान बचाने के लिए थैंक यू कहते हैं। इसके बाद काइडो जेल का दरवाज़ा खोल देता है, जहाँ पे रिमुरु उससे पूछता है कि क्या वो अभी फ्री है और काइडो खुशी खुशी उसको हाँ कहता है। इसके बाद काइडो और रिमुरु एक जगह पे एक साथ बैठ के खा रहे थे। काइडो कहता है कि उसने इतना अच्छा पोषण पहले कभी नहीं देखा और इसके लिए रिमुरु को थैंक यू कहना काफ़ी नहीं होगा और अगर रिमुरु को कुछ चाहिए तो वो उससे मांग सकता है। फिर रिमुरु अपने प्रॉब्लम्स के बारे में कहता है। ये सुन के काइडो कहता है कि अभी वो रिमुरु को एक स्किल्ड ब्लैकस्मिथ से इंट्रोड्यूस करवाएगा। इसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। रास्ते से जाने के टाइम वो लोग एक दुकान पे बहुत सारे वेपन्स को देखते हैं, जिनमें से एक सोर्ड बहुत ही ज्यादा चमक रहा था। काइडो कहता है कि जिसने वो सोर्ड बनाया है वो लोग उसी के पास ही जा रहे हैं। इसके बाद वो दोनों एक दुकान के सामने आते हैं और काइडो कहता है कि इस ब्लैकस्मिथ का स्किल बहुत ही अच्छा है और वो इस बात की गारंटी भी देता है। फिर वो दोनों शॉप के अंदर जाते हैं, जहाँ पे एक आदमी स्वॉर्ड बना रहा था। काइडो रिमुरु से उसको इंट्रोड्यूस करवाता है और वो कहता है कि ये उसका बड़ा भाई काइजिन है। तभी वहाँ पे रिमुरु तीन लोगों से मिलता है जिन लोगों की उसने जान बचाई थी। वो तीनों भाई थे और वो लोग काइजिन से कहते हैं कि यही वो स्लाइम है जिसने उन लोगों की जान बचाई थी। एंड ये सुन के काइजिन रिमुरु के सामने झुक के उसको थैंक यू कहता है। फिर वो रिमुरु से पूछता है कि वो उसकी क्या हेल्प कर सकता है। रिमुरु उसे अपनी सारी बातें बताता है। रिमुरु की बातें सुनने के बाद काइजिन रिमुरु से सॉरी कहता है क्योंकि वो लोग अभी बहुत ही टाइट शेड्यूल पे थे। काइजिन कहता है कि एक मिनिस्टर ने उन लोगों को एक इम्पॉसिबल ऑर्डर दिया है। वो लोग शायद वार पे जाने वाले थे, जिसकी वजह से उन लोगों ने काइजिन को 20 लॉन्ग शॉट बनाने को दिए थे और उन लोगों को ये एक हफ्ते के अंदर डिलीवर करना है और उन लोगों के पास मटेरियल भी कम है, जिसकी वजह से काइजिन सिर्फ एक ही शॉट बना पाया है। तभी काइडो कहता है कि काइजिन को ये ऑर्डर इम्पॉसिबल है कह के नहीं लेना चाहिए था। काइजिन कहता है कि उसने पहले ये कहा था, पर उस मिनिस्टर ने कहा कि काइजिन को सभी बेस्ट ब्लैकस्मिथ के नाम से जानते हैं, पर वो ऐसे सिंपल टास्क क्या हैंडल नहीं कर सकता। एंड इसी वजह से काइजिन ने ये ऑर्डर ले लिया था। रिमुरु पूछता है कि क्या उन लोगों के पास ज़्यादा मटेरियल नहीं है। काइजिन कहता है हाँ, और उन लोगों को एक स्पेशल ओर चाहिए जिसको मैजिक ओर कहा जाता है। वो तीन भाई कहते हैं कि वो लोग मैजिक ओर के लिए ही माइन पे गए थे एंड तभी उन लोगों के ऊपर उस आर्मासॉरस ने अटैक कर दिया था, पर उन लोगों को माइन पे एक भी ओर नहीं मिला था। काइजिन कहता है कि अगर उन लोगों के पास मटेरियल होते भी तो फिर भी वो लोग ये टाइम पे फिनिश नहीं कर पाएंगे क्योंकि 20 सोर्ड्स बनाने के लिए 2 हफ्तों का टाइम लगता है, पर उसको ये 5 दिन के अंदर किंग के पास पहुंचाना है और अगर वो ये नहीं कर पाया तो उसका ब्लैकस्मिथ का सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया जाएगा। तभी रिमुरु सोचता है कि उसके पास तो मैजिक ओर्स है क्योंकि गुफा के अंदर उसने बहुत सारे मैजिक ओर कंज्यूम किए थे। तभी वो एक बड़े से मैजिक ओर का टुकड़ा अपने अंदर से निकाल के उन लोगों के सामने देता है एंड ये देख के वो सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं क्योंकि ये मैजिक ओर बहुत ही ज्यादा प्योर था। फिर रिमुरु काइजिन को अच्छी तरह से चेक करने को बोलता है। चेक करने के बाद काइजिन कहता है कि इस मैजिक ओर को बहुत ही अच्छी तरह से प्रोसेस किया गया है, जिसकी वजह से ये मैजिस्टिल क्लस्टर बन चुका है और वो इससे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्गर सोर्ड बना सकता है। काइजिन कहता है कि इसके लिए वो रिमुरु को बहुत ही अच्छी कीमत देगा और इसके लिए वो रिमुरु की जो भी हेल्प कर सकता है वो करेगा। रिमुरु कहता है कि काइजिन को कुछ आर्टिशियंस को उसके लिए ढूंढना पड़ेगा जो कि उसके विलेज में आके उसके विलेजर्स को क्राफ्ट्स के बारे में सिखाएंगे एंड फ्यूचर यूज के लिए उसको कुछ कपड़े, वेपन्स एंड आर्मर चाहिए। ये सुन के काइजिन कहता है कि उसके लिए ये बहुत ही आसान है। इसके बाद काइजिन सभी को स्वॉर्ड्स बनाने के लिए काम पे लगा देता है। इसके बाद रिमुरु कहता है कि काइजिन ने जो लॉन्ग स्वॉर्ड बनाया है वो रिमुरु देखना चाहता है। फिर वो लॉन्ग स्वॉर्ड देख के रिमुरु बहुत ही सरप्राइज्ड हो जाता है क्योंकि वो बहुत ही सुंदर था।
काइजिन कहता है कि इस सोड में एक मैजिस्टील कोर है जिसकी वजह से ये सोड उसके यूजर के इमेज के हिसाब से मैच्योर होगा। ये सुन के रिमोरू सोचता है कि ये तो बहुत ही जबरदस्त है और वो विश करता है कि काइजिन खुद उसके विलेज में आए। इसके बाद रिमोरू उस लॉन्ग सोड को पूरी तरह से कंज्यूम कर लेता है और वो ग्रेट सेज को इसको एनालाइज करने को कहता है। एनालाइज कंप्लीट होने के बाद रिमोरू ग्रेट सेज को अपने अंदर रखे हुए मैजिस्टील से इन लॉन्ग सोड्स की कॉपी बनाने को कहता है। एंड ऐसे ही एक के बाद एक रिमोरू टोटल 20 लॉन्ग सोर्ड की कॉपी बना देता है। एंड ये देख के वो सभी लोग बहुत ही शॉक हो जाते हैं। इसके बाद काइजिन रिमोरू को उनके साथ पार्टी में चलने के लिए कहता है क्योंकि रिमोरू के वजह से उन लोगों की डिलीवरी टाइम पे हो चुकी थी। तभी उनमें से एक ड्वार्फ ब्रदर कहता है कि रिमोरू को चलना चाहिए क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे क्यूट एल्फ लड़कियां होंगी। एंड तभी रिमोरू फिर से एल्फ लड़कियों के बारे में सोचने लगता है। वो कहता है कि अगर वो लोग इतना कह रहे हैं तो वो जाएगा। इसके बाद वो लोग पार्टी के लिए एक बार पे जाते हैं जिसका नाम था बटरफ्लाइज ऑफ द नाइट। बार पे घुसते ही उन लोगों को बहुत सारी सुंदर एल्फ लड़कियां वेलकम करती है और वो सभी रिमोरू को लेके बहुत ही एक्साइटेड होते हैं। रिमोरू को देख के काइजिन कहता है कि यहाँ पे आने से पहले रिमोरू बहुत ही मना कर रहा था पर यहाँ पे आने के बाद रिमोरू तो बहुत ही इंजॉय कर रहा है। ऐसे में बड़ा सख्त लौंडा हूँ, लेकिन यार यहाँ में पिघल गया। रिमोरू सोचता है कि वो हेवन पे है और वो यहाँ पे हमेशा के लिए रहना चाहेगा। फिर वो कहता है कि फन टाइम ज़्यादा लंबी नहीं होती और लाइफ ऐसे ही वर्क करती है। एंड तभी हम लोग बार के बाहर किसी को आते हुए देखते हैं और एपिसोड 4 की कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करना एंड अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मैं मिलता हूँ आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।